जय हिंद बच्चों। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 क्षितिज गद्य खंड का पाठ 2 लहासा की ओर। इससे पहली वीडियो में मैं आपको लेखक के जीवन परिचय के बारे में बता चुकी हूँ। आइए पाठ को शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या बताया है लेखक ने कि वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलीड पोर्ट का रास्ता जब नहीं खुला था। ठीक है, अब एक व्यापारिक रास्ता है तिब्बत जाने का, फरी कलीड पोर्ट, ये रास्ता बंद था उस समय पे। तो ये नेपाल के रास्ते से तिब्बत जा रहे थे। लेखक जो हैं राहुल सांकृत्यायन जी। ठीक है, ये कहाँ से? नेपाल के रास्ते से होते हुए तिब्बत की तरफ जा रहे थे। तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। अब क्या बता रहे हैं कि नेपाल के इसी रास्ते से नेपाल की चीज़ें भी और हिंदुस्तान की जो भारत की चीज़ें थी, व्यापार जो होता था वो भी इन्हीं रास्तों से सामान लाया ले जाया जाता था। ठीक है, यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। और ये व्यापारिक रास्ता भी था कि सामान लाया जाता था, ले जाया जाता था, और ये सैनिक रास्ता भी था। जो सैनिक थे वो इसी रास्ते से आया जाया करते थे, नेपाल से तिब्बत जाने वाला जो रास्ता था वहाँ से। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं। ठीक है, रास्ते में जगह जगह फौजी चौकियाँ हैं जहाँ पर फौजी लोग रहते हैं, फौजी जो सैनिक हैं, ठीक है, वो रहते हैं, और किले बने हुए हैं, चौकियाँ बनी हुई हैं, जिसमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। पहले चीन की जो पलटन है, चीन की पलटन मतलब चीन के जो सैनिक हैं वो रहा करते थे। पलटन होती है कि जो बहुत सारे सैनिक एक साथ रहते हैं तो उसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पर वो चीन के जो लोग, पलटन थी, सैनिक थे, वो लोग इस रास्ते पर यहाँ पर रहा करते थे। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। अब उस समय 1929 और 30 में लेखक ने ये यात्रा की है, तो उस समय बता रहे हैं कि उस समय में ये मकान गिर चुके थे। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया था, और कहीं कहीं ऐसा भी भाग था जैसे टूटे हुए मकान हैं या कुछ ऐसे जगह हैं वहाँ पर किसान जो खेती करते थे उन्होंने अपना डेरा बना लिया था, वहाँ पर रहने के लिए रहने लगे थे। ठीक है, डेरा बना लिया था मतलब वहाँ रहने लगे थे, बसेरा बना लिया था। वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। ठीक है, वहाँ पर घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं मतलब कुछ घर हैं वहाँ पर, क्योंकि ये तिब्बत जो है क्या है, हिमालय जो है, हिमालय में स्थित है तिब्बत। ठीक है, तो क्या है, वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, पहाड़ हैं, बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो इसलिए वहाँ पर आबादी कम दिखती है। आबादी मतलब लोग कम रहते हैं, क्योंकि बहुत ठंडा इलाका है और बहुत मुश्किलों से वहाँ पर जीवन यापन होता है, इस वजह से वहाँ पर लोग कम हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए लेखक ने ये कहा है कि आबाद दिखाई देता है, कि मतलब वहाँ पर कुछ लोग दिखाई पड़े थे। और एक ही ऐसे ही परित्यक्त मतलब त्याग दिया हुआ, किसी चीनी यात्रियों द्वारा या चीनी पलटन द्वारा या नेपालियों द्वारा त्यागा हुआ एक क्या था, किला था, एक किला बना हुआ था। तो उसमें क्या हुआ कि ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तो लेखक जो है वहाँ पर रुके थे, उस किले में, टूटे हुए से किले में वहाँ रह रहे थे, और उस परित्यक्त किले में चाय पीने के लिए, क्योंकि आसपास में घर थे, और तो वहाँ पर वो लेखक रुक गए थे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं। ठीक है, यात्री जो भी यात्रा करते हैं तिब्बत की, उनके लिए बहुत तकलीफ़ें हैं, बहुत कठिनाइयाँ हैं, और कुछ आराम की बातें भी हैं, कह रहे हैं लेखक। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है, और ना ही औरतें पर्दा ही करती हैं। ठीक है, जैसे हिंदुस्तान में उस समय पर्दा प्रथा थी, है ना, पर्दा प्रथा मतलब घूंघट करती थी औरतें, है ना, सिर को, अपने मुंह को ढकती थी चुन्नी से या साड़ी के पल्लू से, तो पर्दा प्रथा उसे कहते हैं, है ना, अपने मुंह को ढक कर रखना। तो चीन में राहुल सांकृत्यायन जी क्या बता रहे हैं कि उस समय ना तो जाति पाति के जाति धर्म, जैसे यहाँ पर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत सारी जातियों में बटे हुए हैं, तो
वहाँ पर इस तरह का कुछ भी नहीं था, कह रहे हैं लेखक। और ना ही छुआछूत के ये नीच जाति का है तो इसके हाथ से ये नहीं लेना, या ये ऊंची जाति का है इसके, है ना, तो इस तरह का कोई छुआछूत नहीं थी। औरतों में पर्दा प्रथा भी नहीं थी। तो बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को, अभी क्योंकि ये यात्रा लेखक ने भिखमंगे के वेश में की थी, क्योंकि जाने की इजाज़त ऐसे नहीं थी। और उस रास्ते से जाते हुए क्या करते थे, मतलब जो वहाँ पर मजिस्ट्रेट थे उनसे एक चिट लेनी पड़ती थी। चिट में लिखा होता था कि इन्हें जाने की अनुमति है, इस रास्ते से इन्हें जाने की अनुमति है। लेकिन उस समय लेखक ने भिखमंगे का वेश बनाया था तो उन्हें लोग पहचान नहीं पाए थे, इसलिए उन्हें जाने दिया था। ठीक है, तो वो एक मजिस्ट्रेट द्वारा साइन की हुई चिट होती है। पुल पार किया जाता है, एक पुल है वहाँ पर, तो उसको पार करते हैं। तो वहाँ पर वो पुल पार करने के लिए वहीं के जो लोग हैं, मजिस्ट्रेट हैं, उनसे अनुमति ली जाती है और वो उस पर साइन करते हैं। ठीक है, पेपर पे। तो अब वो भिखमंगे के वेश में गए, तो क्या कह रहे हैं, बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। कि जो बहुत देखने में बहुत दरिद्र सा लग रहा है, बहुत अच्छे ढंग के कपड़े नहीं पहने, भिखमंगों की भी मतलब वो है, एक पहचान है कि वो कुछ अच्छे से कपड़े पहने और भीख मांग रहा है तो उसको सभ्य बताते हैं। और जो बिल्कुल ही बहुत गंदे मैले कुचैले कपड़े पहने हैं और देखने से शक्ल से भी बेकार सा लग रहा है, तो वो निम्न श्रेणी में आता है भिखमंगा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर बहुत निम्न श्रेणी का है भिखमंगा तो वो उसको घर के भीतर नहीं आने देते, लेकिन अगर आप नहीं तो आप बिल्कुल घर के अंदर तक जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों। कि अपरिचित हो, आपको पहले उन्होंने ना देखा हो ना जानते हो, अपरिचित है ना, कि पहले से नहीं पहचानते हैं वो आपको, ना ही पहले देखा है, तब भी आप उनके घर के अंदर तक जा सकते हो। तिब्बत के लोगों के बारे में बता रहे हैं। तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। ठीक है ना, कि जो वहाँ पर जो और घर हैं उसमें क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर कोई बहू या सास है, कोई लेडी है, औरत है, तो वो उसको चाय बनाने के लिए दे सकते हैं। क्योंकि ठंडा इलाका है तो उसमें क्या होता है कि चाय पी जाती है जिससे शरीर को गर्मी मिलती है। तिब्बत बर्फ़ से ही ढकी हुई चोटी है, हिमालय के बीच में ही स्थित है ना, तो इसलिए वहाँ पर क्या कह रहे हैं कि शरीर को गर्म करने के लिए कुछ ऐसी गर्म चीज़ पी जाती है थोड़ा सा चलने के बाद। तो वो चाय पीने के लिए वो रुके थे वहाँ पर लेखक। और वो क्या था कि पास में ही एक घर था, एक चीनी किले में रुके थे और पास में घर था कि वहाँ पर वो चाय दे सकते हैं। तो उस चाय किस तरह से बनती है, वो चाय अलग तरह की है। कैसे कि अपनी झोली, मतलब झोली, क्योंकि भिखारी है तो पोटली लेकर चलेगा, है ना, तो पोटली है जो वो झोली है, उसके अंदर अपना सामान, अपने कपड़े और जो थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज़ें वो सब एक पोटली में बांध कर लेकर जाते थे। तो अब आगे क्या कह रहे हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। तो वो जो भी उस घर में औरत है, बहू है या सास है, वो आपके लिए वो चाय पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चौंडी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोंटीदार बर्तन खोटी में रख के आपको दे देगी। ठीक है ना, तो जो चाय पकाने का जो सामान है उसमें क्या है, मक्खन, सोडा, नमक दिया जाता है और उसको एक ओखली के टाइप की चीज़ होती है, चौंडी बोलते हैं उसको। ठीक है, ये तिब्बत की वहाँ पर बोले जाने वाले आम बोल चाल वाले ये शब्द हैं। ठीक है ना, तो तिब्बत में ये एक चाय कूटने की चौंडी है, उसमें क्या करते हैं, मक्खन, सोडा, नमक को कूटा जाता है और वो रंग कैसा देता है, दूध वाली चाय जैसा ही रंग दे देता है और उसको पकाया जाता है। फिर मिट्टी के बर्तन में डालकर उसमें टोंटी लगी होती, टोंटी मतलब एक टंकी सी लगी होती है, वो आपको पकाकर दे देते हैं। ठीक है, किसी भी अपरिचित के घर आप चले जाइए जिसको आप जानते नहीं हैं और उनसे कहिए कि हमारी चाय बना दीजिए, तो वो बना देते हैं। ठीक है, यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है
और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंडी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। जब उसमें कूटा जाता है, सोडे को कूटा जाता है और उसको कूटने के बाद उसमें मक्खन और नमक मिलाकर उसको चाय का जैसा रंग दिया जाता है, उसको पिया जाता है। कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर आपको बैठाया गया है बैठक, वहाँ से किचन जो रसोई जो है वो चूल्हा दूर है, तो आप खुद जाकर चोंडी में चाय को पकाकर मथ कर ला सकते हैं अपने लिए, ठीक है। किसी भी घर में आप रुक कर ऐसा कर सकते हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं, परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे। अब जो वो परित्यक्त मतलब चीनी लोगों द्वारा त्याग कर दिया गया था उस घर का, परित्यक्त मतलब उसको त्याग दिया गया था किले को। तो उस किले से जब वो चले तो एक आदमी राहदारी मांगने आया कि इस रास्ते से जाने के लिए आप हमें अनुमति पत्र दीजिए या पैसे दीजिए, ठीक है। राहदारी, राह पे चलने के लिए दिए जाने वाले अनुमति या पैसे, ठीक है, राहदारी। तो हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। अब चीटें क्या हैं कि वो जो मजिस्ट्रेट द्वारा साइन किया हुआ दस्तखत किया गया जो हस्तलिखित पत्र था, पेपर था, चिट थी, वो उस राहदारी के रूप में उस आदमी को उन्होंने, लेखक ने दे दी। शायद उसी दिन हम थोंडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। थोंडला ये भी क्या है, तिब्बत की सीमा का एक स्थान है। तिब्बत में एक स्थान है थोंडला, ठीक है। अब वहाँ पहुँच गए थे। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। अब क्या कह रहे हैं लेखक कि वहाँ पर क्या हुआ कि उन्हें एक बौद्ध जो भिक्षुक है, मंगोल भिक्षुक, वो मिले, ठीक है। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया हुआ था, तो मंगोल भिक्षुक कहा जाता था सुमति। तो वो लेखक के इस यात्रा में लेखक के मित्र थे, साथी थे। उनको लेखक ने अपने मतलब उनके साथ भिखमंगे के वेश में वो यात्रा लेखक ने की थी, ठीक है। सुमति एक प्रज्ञ थे, तो वो सुमति कहा करते थे उनको। प्रज्ञ मतलब कि जो क्या करते हैं, ब्राह्मण हैं और वो धार्मिक कार्यों को करते हैं जो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर पूजा पाठ होता है तो ब्राह्मणों द्वारा पूजा करवाई जाती है हिंदुस्तान में, ठीक है ना। तो ऐसे ही बौद्ध धर्म में भी भिक्षुक होते हैं, मंगोल भिक्षुक प्रज्ञ होते हैं, उनसे धार्मिक कार्य करवाए जाते हैं, ब्राह्मण ही माना जाता है, ठीक है। तो सुमति वो थे और वो लेखक के साथ यात्रा कर रहे थे भिखमंगे के वेश में। अब भिखमंगे होते हुए भी मतलब भीख मांगने वाला बने हुए थे, तो वो होते हुए भी उनको ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद जब हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, ठीक है। अब फिर तिब्बत में जहाँ थोंडला जगह में गए थे ये लोग, वहाँ से बता रहे हैं कि 5 साल के बाद हम लौट रहे थे, लेकिन हम उस समय भिखमंगे के वेश में नहीं थे। एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। भद्र यात्री मतलब बहुत सभ्य दिख रहे थे और घोड़े पर सवार होकर आए थे, ठीक है। भिखमंगे के वेश में नहीं थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। अब क्योंकि वो भद्र यात्री के दिख रहे थे कि मतलब अच्छे खासे परिवार के दिख रहे थे, तो जो गरीब और लोग थे वहाँ के, उन्होंने उन्हें नहीं रहने दिया अपने पास। पहले तो उनको रहने के लिए जगह मिल गई थी, लेकिन इस बार उनको जब वापस आ रहे थे तो रहने के लिए जगह नहीं दी, ठीक है। और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। अब गांव का एक गरीब झोपड़ा था, वहाँ रुके। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है कि मनोवृत्ति मतलब मन की जो सोच है उनकी, उस पर भी ये बात निर्भर है कि क्या था कि पहले जो भिखमंगे हैं, गरीब हैं, उनको ठहरने के लिए जगह दे देते थे, लेकिन जो अच्छे परिवार के या कपड़ों से और उससे अच्छे दिख रहे हैं
भद्र मतलब शिष्ट लोग दिख रहे हैं, सभ्य दिख रहे हैं, तो उन्हें क्या करते थे, भले भले लोग दिख रहे हैं तो उन्हें रहने के लिए जगह नहीं देते थे। तो ये मनोवृत्ति थी, मतलब उनकी मन की सोच थी, ठीक है ना, कि ये लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। और ख़ासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि शाम के समय क्या करते थे, छड़ एक तरह का नशीला पदार्थ, ठीक है ना, छड़ कहा जाता है, जैसे यहाँ पर हम शराब कहते हैं हिंदुस्तान में, वहाँ पर तिब्बत में छड़ कहा जाता था, छड़ कहा जाता था, ठीक है, जो शराब है उसको, या नशीला पदार्थ है कोई, तो वो उसको पी लेते थे शाम के समय, क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर पी जाती थी ये चीज़ छड़। उसको पीकर वो अपना होश हवास खो बैठते थे, दुरुस्त नहीं रख पाते थे, खो बैठते थे। इसलिए क्या था कि लोगों को ठहरने के लिए जगह नहीं देते थे, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, अब हमें सबसे विकट डांडा थोंडला पार करना था। अब डांडा भी क्या है, ये एक बहुत ऊंची जगह को कहते हैं, तिब्बत में बहुत ऊंची जगह है डांडा, डांडा थोंडला, ठीक है। तो डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है, ठीक है। डांडा जो जगह है वो क्या है, तिब्बत की सबसे खतरनाक जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उसके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं है, क्योंकि वो बहुत ऊंचे स्थान पर है। मैंने बताया आपको ये हिमालय में है तिब्बत, तो इसलिए बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है वहाँ पर, तो ऊंची जगह है, उस पर उनको जाना था, ठीक है। डांडा तिब्बत ये खतरनाक रास्ता था, 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर था, तो वहाँ पर इनको जाना था, वहाँ से उसको पार करना था, तो कि उस रास्ते में कोई गांव भी उन्हें दिखाई नहीं होते थे। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता, ठीक है ना। अब क्या है, नदियों के मोड़ हैं वहाँ पर, और पहाड़ ऊंचे ऊंचे हैं, और उनके कोने ज़्यादा हो रहे हैं, तो सामने दूर तक नहीं देख पाते थे, ठीक है ना। तो डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है, डाकू जो लूटपाट करते थे उनके लिए यहाँ छुपने की सबसे अच्छी जगह थी ये डांडा, ठीक है। डांडे की जो जगह थी डांडा थोंडला, वो सबसे अच्छी जगह थी डाकुओं के लिए। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है। अब तिब्बत के में अगर किस गांव में किसी का खून हो जाए तो वहाँ पर सज़ा मिल सकती है, लेकिन क्या था, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। अब वो जो जगह है डांडा सबसे ऊंची, वहाँ पर क्या कह रहे हैं लेखक कि वहाँ पर मरे हुए आदमियों की कोई परवाह नहीं करता है, वहाँ पर डाकू लोग रहते हैं, ठीक है। और जो है वो लोगों को क्या करते हैं, लूटने के इरादे से मार भी देते हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती, और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। किस जो तिब्बत की सरकार है वो क्या कहे, खुफिया विभाग और पुलिस के ऊपर ज़्यादा खर्च नहीं करती, कि उन्हें भर्ती करने के तनख्वाह देनी पड़ेगी, है ना, तो उनकी भर्तियाँ कम होती हैं, पुलिस की भर्तियाँ, और खुफिया विभाग वहाँ पर नहीं है, सरकार उनके ऊपर पैसा खर्च नहीं करती है, इसलिए वहाँ पर कोई गवाह नहीं मिलता है, ठीक है ना। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। अब डकैत जो लोग हैं वहाँ पर, डाकू हैं जो लूटपाट करते हैं, वो क्या करते हैं, पहले आदमी को मार देते हैं, उसके बाद जो उसका सामान है उसको खंगाल कर देखते हैं कि उसमें पैसे वैसे हैं या नहीं है। हथियार का कानून ना रहने के कारण हथियार का कानून नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे क्या है, हर जगह ये कानून है कि आपको अगर कोई हथियार रखेंगे तो उसके लिए पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, नहीं तो आप कोई हथियार अपने पास नहीं रख सकते हैं, है ना। तो यह क्या बता रहे हैं कि तिब्बत में हथियार का कोई कानून, वहाँ जो ये डांडा थोंडला जगह है तिब्बत से ऊंची जगह, वहाँ पर क्या है, हथियार का कोई कानून नहीं है, ठीक है। लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं, ठीक है ना, कि लाठी की जगह, जैसे लाठी लोग लेकर लोग घूमते हैं, रास्ते में चलते हैं,
वो लाठी की तरह वहाँ के लोग जो हैं डांडा थोंडला के क्या करते हैं, अपने हाथ में पिस्तौल और बंदूक लेकर घूमते रहते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। अगर डाकू नहीं मारेगा तो वो आदमी उसको मार सकता है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंडला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची दया दया 1 पैसा, ठीक है, कहते भीख मांगने लगते। अभी कह रहे हैं कि अगर हमें कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति दिख जाता था तो हम क्या करते थे कि हम लोग भिखमंगे जो लोग हैं वो लोग खून की परवाह नहीं करते थे कि हमारा खून हो जाएगा, वो लोग उस रास्ते से जा सकते थे, वो परवाह नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि अगर कोई दिख जाता था आदमी तो क्या करते थे कि हम अपनी टोपी उतार लेते थे और जीभ बाहर निकालकर और कुची कुची का अर्थ है दया दया, ठीक है, ये तिब्बत में बोले जाते हैं ये शब्द, ठीक है। तो कुची कुची के दया दया 1 पैसा, कि दया करो और 1 पैसा दे दो, कि मतलब भीख मंगा बन जाते थे कि भीख मांग रहे हैं हम, तो हमें मारने से क्या मिलेगा, हम तो खुद ही भीख मांग के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें लेखक कह रहे हैं कि जब वो रास्ता हम पार कर रहे थे, अगर हमें कोई दिख जाता था तो हम क्या करते थे, अपनी टोपी उतार कर जीभ निकाल कर कुची कुची दया दया, ठीक, कुची कुची का अर्थ है दया दया 1 पैसा, कि हमें 1 पैसा दे दो, दया करके हमें 1 पैसा दे दो, भीख मांगने लगते थे। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। अब वो बहुत ऊंची जगह थी और उस पे फिर पीठ पर अपना सामान लाद कर उनको उस पर चढ़ाई करनी थी, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था, ठीक है ना। अगला जो पड़ाव है जहाँ उनको रुकना था वो 16-17 मील की दूरी पर था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लड्डूकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे, ठीक है ना। अब वहाँ से डांडा थोंडला से कहाँ तक जाना था उन्हें, लड्डूकोर तक जाना था, और वहाँ तक जाने के लिए फिर वो सुमति जो उनके मित्र थे लेखक के, उनसे उन्होंने कहा कि आप 2 घोड़े कर लीजिए इस रास्ते पर ऊंची चढ़ाई पर चढ़ने के लिए, और घोड़े भी मतलब पैसे देकर किए जाते थे। तब सुमति ने फिर वो घोड़े कर लिए थे। चलिए अगला पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।